इसकी बात की, हमने ये बात की कि भाई जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन बेसिकली इट्स अ रिएक्शन। तो फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन बॉडी पे डेवलप कैसे होता है, तो फ्रिक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या रहता है, हमारा फ्रिक्शन रहता है। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है म्यू, प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है म्यू, क्या लगता है, म्यू व्हिच इज अ कांस्टेंट, ठीक है। एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसी को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोई दिक्कत वाली बात इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। अब ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड किस पे करता है, तो बॉडी के रफनेस पे करता है, और साथ ही डिपेंड किस पे करता है, डिग्री ऑफ कांटेक्ट पे करता है, कितना कांटेक्ट है बॉडी के बीच में, ठीक है। अंडुलेशंस कितने आराम से फंसे हुए हैं एक दूसरे के अंदर, इसकी बात अपन क्लास के अंदर बहुत अच्छे से कर चुके थे। आज हम बात करेंगे एंगल ऑफ रिपोज के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कुछ नहीं है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक कॉन्सेप्ट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम क्या करते हैं, कभी कभार एग्जामिनेशन में हमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं दे रखी, लेकिन हमें वहां पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन बता रखा होता है कि किस एंगल पे फ्रिक्शन जो है उस वो एक्ट करता है, उसका रिजल्टेंट एक्ट करता है। तो ज्यादा कुछ मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं तो पहले आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद अपन इसकी डेफिनेशन से क्रिएट कर लेंगे सारी चीजें। सो नाउ सी, तो ये मैंने बनाया है ग्राउंड, एंड ग्राउंड पे रख दिया मैंने एक ऑब्जेक्ट लाइक दिस, ठीक है। ये बनाया ग्राउंड और ग्राउंड पे रख दिया ऑब्जेक्ट, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो ये लो एक्सटर्नल फोर्स लगाया लाइक दिस, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स व्हिच वी हैव अप्लाइड ऑन दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमने यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स को लगाया। चलिए, अब इस ऑब्जेक्ट पे अगर m मास का ऑब्जेक्ट है तो नीचे क्या लग रहा होगा, नीचे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा mg। इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर क्या लग रहा होगा, तो ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल, ठीक है। नीचे क्या लग रहा है, ग्रेविटी, ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल। आगे की तरफ एक्सटर्नल फोर्स से हमने इसे खींचना शुरू किया, आगे की तरफ एक्सटर्नल फोर्स से हमने इसे खींचना शुरू किया, ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल, नीचे की तरफ लग रहा है mg। अब ध्यान से देखिए फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली बात है ये पीछे ही लग रहा होगा लाइक दिस, ठीक है। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, पीछे लग रहा होगा, बॉडी पे पीछे एक्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स हमने बॉडी पे लगाया, बॉडी पे फ्रिक्शन जो है वो पीछे एक्ट करने लगा, एंड नॉर्मल ऊपर mg नीचे। ध्यान से देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज नथिंग बट, देखिए मैं अगर नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, ध्यान से सुनो, नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करूं तो वो समवेयर इन बिटवीन आएगा लाइक दिस। ये मैं बोल देता हूं दिस इज r, एंड r इज नोन एज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। r क्या है यहाँ पर, रिजल्टेंट है नॉर्मल फोर्स का और फ्रिक्शन फोर्स का। चलिए, मैं क्या करता हूं, इस रिजल्टेंट का एंगल निकालता हूं फ्रॉम द वर्टिकल या फ्रॉम द नॉर्मल। मैं यहाँ लिखता हूं एंगल ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम द नॉर्मल फोर्स, ठीक है। हम इस रिजल्टेंट का नॉर्मल फोर्स से क्या निकालना चाहते हैं, एंगल निकालना चाहते हैं। देखिए मैं क्या करता हूं, उसके लिए मैं फ्रिक्शन को पैरेलली शिफ्ट करके यहां पर ले आता हूं, दिस इज एफएस। मेरे पास थीटा कौन सा आया, ये आ गया, दिस इज थीटा, ठीक है। अब मैं अगर इस एंगल को निकालना चाहूँ तो देखो मेरे पास क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू fs perpendicular upon base. Now fs can be written as mu times normal divided by normal, mu times normal divided by normal, and normal से normal यहाँ कैंसिल हो जाता है तो tan थीटा बराबर mu आ जाता है। अगर हम लिख सकते हैं इसको, अगर रिफ्रेश करें इसे तो हम लिख सकते हैं म्यू बराबर tan थीटा, क्या लिख सकते हैं, म्यू बराबर tan थीटा। Now what is this mu? Mu is the coefficient of friction,
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और बराबर किसके आ रहा है, tan थीटा के। अब मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं किया, किसी क्वेश्चन के अंदर आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं कर रखा, लेकिन आपको वहां पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रखा है। आपको बता रखा था एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री, जो भी आपको दे रखा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपको प्रोवाइडेड है। तो आप उस केस में क्या करेंगे, आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए कुछ नहीं करना, म्यू बराबर क्या कर देना है, tan थीटा कर देना है। आपको म्यू बराबर क्या कर देना है, tan थीटा। जैसे म्यू बराबर tan थीटा किया, आपका आंसर तुरंत खुद ब खुद निकल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। जब भी हमें फ्रिक्शन की बात करनी होती है तो हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं, और जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें प्रोवाइडेड ही हो, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें प्रोवाइडेड ही हो, ठीक है। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइडेड नहीं भी होता तो उस केस में हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइडेड होता है, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन से हम कोफिशिएंट कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग द फार्मूला tan थीटा। म्यू बराबर tan थीटा फार्मूला यूज करेंगे और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कैलकुलेट कर लेंगे। बताइए ये चीज सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई। कोई पूछे एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, तो अपन बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन मेड फ्रॉम द नॉर्मल। जो एंगल रिजल्टेंट बनाता है नॉर्मल से, उसी को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। फटाफट बताओ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यस एवरीवन। ठीक है, सिंपल सीधी सी बात है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात अपन को समझ में आती है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ये अपन को समझ में आता है। इसके बाद अपन बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं। यहीं पे अगर इसी एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम निकालें ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, 21 सेकंड, अगर इसी एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम इंक्लाइंड प्लेन पे निकालते हैं तो उसे एंगल ऑफ रिपोज कह देते हैं। ध्यान से देखिए, ये बनाया एक मैंने इंक्लाइंड प्लेन, ये बनाया इंक्लाइंड प्लेन। इस इंक्लाइंड प्लेन पे मैं क्या कर देता हूँ, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये मैंने एक ब्लॉक ले लिया, ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है, ब्लॉक ऑफ मास m। अब इस m मास के ब्लॉक पे ऑब्वियसली नीचे की डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड, आप सभी लोग जानते हैं क्या लग रहा होगा, mg फोर्स डाउनवर्ड लग रहा होगा। इस ब्लॉक पे सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स लग रहा होगा जिसको अपन कहते हैं नॉर्मल फोर्स, जिसको अपन कहते हैं नॉर्मल फोर्स ना। ये जो mg है, ये mg का कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, इसको नीचे की तरफ लेकर आना चाहता है, लाइक दिस। ध्यान से देखो, इसको नीचे की तरफ लेकर आना चाहता है। मैं बोलूंगा mg, अगर ये अल्फा है तो साइन अल्फा, ठीक है, mg साइन अल्फा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है सर। अब mg साइन अल्फा कंपोनेंट क्या करता है, इसको नीचे की तरफ लेकर आने की कोशिश करता है। अगर ये नीचे आएगा तो उस पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये लो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ ऐसे। तो फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। हमने देखा इंक्लाइंड प्लेन पे m मास का ऑब्जेक्ट जो है उस पे वर्टिकली डाउनवर्ड mg लग रहा है। mg का कंपोनेंट sin थीटा कंपोनेंट इज मेकिंग द पार्टिकल टू मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। बट इन ऑर्डर टू काउंटरैक्ट इट, हमारा ऑब्जेक्ट जो है उस पे फ्रिक्शन कहाँ लगता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ऊपर की डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाता है। ये जो फ्रिक्शन है इसी का एंगल, देखिए फ्रिक्शन का और नॉर्मल का रिजल्टेंट का जो एंगल होगा नॉर्मल से, उसी को हम एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज इज नथिंग बट एंगल ऑफ फ्रिक्शन ओनली बट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। इसकी बात अपन पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने ये बनाया, देखो रिजल्टेंट, आपको डायग्राम के अंदर बहुत अच्छे से इसको दिख रहा होगा, ये मैंने रिजल्टेंट का एरो बना दिया, वेक्टर बना दिया। अब इसका एंगल फ्रॉम दी वर्टिकल अगर निकालता हूं, तो इसका एंगल फ्रॉम दी वर्टिकल अगर निकालूंगा तो ये देखो यहाँ पर ये थीटा एंगल निकल गया है।
अगेन इसको सॉल्व करने की अपन कोशिश करेंगे। ध्यान से देखो, मैं पैरेलली फ्रिक्शन वेक्टर को शिफ्ट करता हूं, वापस से tan थीटा की वैल्यू निकालता हूं। तो tan थीटा की वैल्यू निकाली तो ये निकला फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल। फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू टाइम्स n अपॉन में नॉर्मल, और नॉर्मल से नॉर्मल कैंसल, आंसर मेरे पास आ जाता है tan थीटा बराबर म्यू। वही सेम चीज की है जो पहले की थी, वही सेम चीज की है जो पहले की थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अब मैं जो फर्स्ट इक्वेशन थी ना, फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल, जो फर्स्ट इक्वेशन थी फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल, जो इक्वेशन अपन ने बनाई है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, मैं मानता हूं कि फॉर द पार्टिकल टू बी इक्वल, फॉर द पार्टिकल टू बी इन इक्विलिब्रियम, ऐसा मान लेते हैं कि पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम में है, तो यहां पर देखो mg का एक कंपोनेंट इधर भी बन रहा होगा जिसको अपन mg cos थीटा कहेंगे, जिस कंपोनेंट को अपन क्या कहेंगे, mg cos थीटा। नाउ सी, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो तो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। हमने क्लास के अंदर इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि नॉर्मल बराबर क्या होगा, mg cos थीटा। एंड यहां से अगर देखा जाए फ्रिक्शन बराबर क्या होगा, तो फ्रिक्शन बराबर होगा mg sin अल्फा, थीटा नहीं अल्फा, अल्फा यहाँ पर थीटा नहीं आएगा, यहाँ पर अल्फा है। ठीक है, तो नॉर्मल बराबर mg cos अल्फा आ गया और फ्रिक्शन बराबर mg sin अल्फा आ गया। हम इन दोनों इक्वेशंस को उठाएंगे और पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1। कैसे सर, tan थीटा जो था वो फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल के बराबर था, फ्रिक्शन तो mg sin अल्फा के बराबर होता है और नॉर्मल mg cos अल्फा के बराबर होता है, और ये सब तो म्यू के बराबर होता है। तो सर यहां से एक रिलेशन दिख रहा है, mg से mg कैंसिल, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा बनता है tan अल्फा, तो tan थीटा बराबर tan अल्फा बराबर म्यू। ये मेरे पास फाइनल रिलेशन निकल के आ जाता है। कौन सा रिलेशन निकल के आया बेटा, अगर मुझे इंक्लाइंड प्लेन पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं दे रखा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं दे रखा, तो हम कैसे निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू, कैसे निकालेंगे? आप तो चेक कर लीजिए अल्फा क्या है, जो कि क्या है, इंक्लिनेशन एंगल, जो कि क्या है, इंक्लिनेशन एंगल। अगर इंक्लिनेशन एंगल आपने पता कर लिया, आप tan अल्फा पुट करो, बराबर किसके कर दो, म्यू के। जो tan अल्फा होगा वो बराबर म्यू होगा। लेकिन ये एक्टिव कब है, ये कंडीशन कब लगेगी, जब पार्टिकल किस में होगा, इक्विलिब्रियम में। This is only applicable when the particle on the inclined plane is in equilibrium. Equilibrium मतलब net force 0, तभी ये कंडीशन एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन एप्लीकेबल तब होगी, ये कंडीशन एप्लीकेबल तब होगी जब हमारा पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट किसमें रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। फटाफट बताइए, क्या ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस और नो? एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम नॉर्मल ग्राउंड पे निकालते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इंक्लाइंड प्लेन पे एंगल ऑफ रिपोज निकालते हैं। कुछ नहीं है, बुक्स में कॉन्सेप्ट होते हैं तो अपन को उसको पढ़ना जरूरी होता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। अब कुछ सवाल करते हैं भाई, फ्रिक्शन को इनकॉर्पोरेट करके वही सवाल करेंगे जो पहले करे थे। आइए क्वेश्चन करते हैं, सोचें, और आप लोग भी घर पे उसी तरीके से बनाने की कोशिश करें एमपीडी वगैरह, जैसे पहले क्लास में बनाते थे। ठीक है, घर पे रह के ऐसा नहीं सोचना है कि सर हम करेंगे नहीं करेंगे, क्या करना है। एम मास का ऑब्जेक्ट है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर एक्ट करता है। हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट if the block starts sliding downwards। अगर ब्लॉक जो है वो नीचे स्लाइड करने लग जाए, तो आप बताइए कि कितना ब्लॉक पे क्या लगेगा, एक्सेलरेशन रहेगा।
ध्यान से देखिए, हमेशा एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम, नीचे क्या लगेगा एमजी, वर्टिकली अपवर्ड लगता है नॉर्मल, लेकिन भाई नॉर्मल तो सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये लो नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर। एंड क्योंकि यहाँ पर mg का एक कंपोनेंट एक्ट कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये देखो इस डायरेक्शन में, डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में mg का एक कंपोनेंट एक्ट कर रहा है विच इज नोन एज mg sin थीटा, और एक कंपोनेंट वर्टिकल नॉर्मल के अपोजिट भी ऐसे एक्ट कर रहा होगा विच इज नोन एज mg cos थीटा, mg sin थीटा कंपोनेंट, mg cos थीटा कंपोनेंट, ठीक है, mg sin थीटा कंपोनेंट, mg cos थीटा कंपोनेंट, दो कंपोनेंट्स यहाँ पर एक्ट कर रहे होंगे। चलिए, फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन जो है यहाँ पर पीछे एक्ट कर रहा है, बॉडी पे फ्रिक्शन जो है यहाँ पर पीछे एक्ट कर रहा है लाइक दिस। अब यहाँ पर मैं देखूं तो mg sin थीटा कंपोनेंट इसको डाउनवर्ड पुल कर रहा है, नीचे पुल कर रहा है, तो ये लो एक्सेलरेशन इसका कहाँ होगा, नीचे होगा। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, एक तो मेरे को दिख रहा है नॉर्मल बराबर mg cos थीटा, ये दिख रहा है। दूसरा मेरे को दिख रहा है एक इक्वेशन, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन है कुछ ना कुछ, तो मैं लिखूंगा mg sin थीटा माइनस पीछे फ्रिक्शन लग रहा है बराबर किसके, मास इनटू एक्सेलरेशन के। इन द नेक्स्ट लाइन वी कैन राइट mg sin थीटा ऐसा का ऐसा ही, ठीक है, फ्रिक्शन को अपन लिख सकते हैं म्यू टाइम्स नॉर्मल बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। Now normal can be written as mg cos theta ऐसा का ऐसा, सॉरी mg sin थीटा ऐसा का ऐसा, माइनस म्यू mg cos थीटा बराबर ma। क्या कर लेंगे, mg कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा बराबर ma। मास से मास कैंसल, so the acceleration comes out to be g ब्रैकेट में sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। जी ब्रैकेट में sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। ये मेरे पास टोटल फॉर्मूला निकल के आ जाता है किसका, एक्सेलरेशन का। ये मेरे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकल के आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे निकाला, तो यार वही सेम चीज थी, क्या था, वही एग्जैक्ट सेम चीज है जो हमने पिछले क्वेश्चंस में देखी है। हमने क्या किया, बस यहाँ पर फ्रिक्शन को और इनकॉर्पोरेट कर दिया। जब फ्रिक्शन को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो वो म्यू टाइम्स एन एक इक्वेशन और यहाँ पर ऐड हो जाती है, उस इक्वेशन से अपन फिर नेट यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेलरेशन को बड़े इजी। बताइए सभी ये चीज क्लियर है कि चलिए बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पर अपन ने देखा किस तरीके से एक्सेलरेशन निकालना है। इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं लाइक दिस। देखो एम मास का ऑब्जेक्ट है, थीटा यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये नीचे आना चाहेगा, ये कहाँ आना चाहेगा, नीचे आना चाहेगा। जब ये नीचे आना चाहेगा तो किसी एक्सेलरेशन से आएगा,
मान लो मुझे इसको रोकना है, और उसको रोकने के लिए मैंने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइक दिस, ये फोर्स लगाया। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द फोर्स F so that the particle remains in equilibrium। ये बताइए कि कितना फोर्स हम इस पे लगाएं ताकि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहे। सबसे पहला काम हमारा क्या रहना चाहिए, तो सबसे पहला काम हमारा रहना चाहिए इस पे FBD बनाना। तो F फोर्स इधर लग रहा है, ऑब्वियसली फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा। नॉर्मल ऐसे लगेगा, ठीक है। ये अपने पास इक्वेशन आ गई। अब कंपोनेंट बना दो, तो mg का एक कंपोनेंट इधर विच इज mg sin थीटा, mg का एक कंपोनेंट इधर विच इज mg cos थीटा। एक mg sin थीटा कंपोनेंट, एक mg cos थीटा कंपोनेंट, ये मेरे पास कंपोनेंट्स आ गए। अब हम इक्वेशंस बना देंगे। तो एक चीज और देखो ध्यान से बेटा कि F फोर्स जो है वो बाहर की डायरेक्शन में लगता हुआ दिख रहा है, उसके भी तो दो कंपोनेंट बन जाएंगे। एक कंपोनेंट इधर बनेगा, सही है, एक कंपोनेंट इधर बनेगा और एक कंपोनेंट इधर बनेगा। तो यहाँ पर बनेगा एक F sin थीटा कंपोनेंट और इधर बन जाएगा एक F cos थीटा कंपोनेंट। तो दो कंपोनेंट्स फोर्स के भी बन रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशंस बनाते हैं। इक्वेशन बनाएंगे सबसे पहले नॉर्मल बराबर F sin थीटा, नॉर्मल बराबर F sin थीटा प्लस mg cos थीटा। ये पहली इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन क्या बनी, नॉर्मल बराबर F sin थीटा प्लस mg cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी इक्वेशन मेरे पास यहाँ पर क्या आती है, दूसरी इक्वेशन आती है mg sin थीटा बराबर F प्लस F cos थीटा। ये कैसे निकाला भाई, एक तो इंक्लाइंड प्लेन पे इक्वेशन बना दी, एक इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर इक्वेशन बना दी, कोई दिक्कत नहीं है, दो इक्वेशन हमारे पास तैयार हो चुकी है। नाउ दिस फ्रिक्शन कैन बी रिलेटेड एज न्यू टाइम्स नॉर्मल, और नॉर्मल की जगह ऊपर वाली इक्वेशन पुट कर देते हैं। तो जब पुट करते हैं तो यहाँ पर आता है mg sin थीटा बराबर म्यू टाइम्स f sin थीटा प्लस म्यू टाइम्स mg cos थीटा प्लस f cos थीटा। इन द नेक्स्ट लाइन मैं f वाली टर्म्स को एक तरफ ही रहने देता हूं, दूसरी टर्म को दूसरी तरफ ले जाता हूं। तो म्यू f sin थीटा प्लस f cos थीटा यही रहने दिया, दूसरी टर्म उस तरफ ले गए तो बना mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। अब f कॉमन ले लो, तो इधर से f कॉमन लिया, अंदर बचा म्यू sin थीटा प्लस cos थीटा एंड विल बी इक्वल टू mg कॉमन ले लो, बना sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। यहां से पूरा का पूरा f की वैल्यू निकल के आ रही है जो कि है mg ब्रैकेट में sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा डिवाइडेड बाय म्यू sin थीटा प्लस cos थीटा, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। ये क्या है, फोर्स है। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन इस ऑब्जेक्ट पे। फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी वो अपन ने ऐसे कैलकुलेट कर ली। कितने फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा ताकि मैं इस ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में रख पाऊं, वो कैलकुलेट किया है। दोबारा सुन लो अपन ने क्या किया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, सभी के कॉपीज में ये होना चाहिए। हमने सबसे पहले देखा कि F फोर्स को कैसे लगाया गया हॉरिजॉन्टली, और उस F फोर्स से इस ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में लाया गया। इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है, वर्टिकल वाला फोर्स भी जीरो कर देंगे, हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स भी जीरो कर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब जो वर्टिकल वाला फोर्स है नॉर्मल और नीचे लग रहा है mg cos थीटा, तो यहाँ से क्लियरली दिखता है कि भाई नॉर्मल बराबर किसके होना चाहिए, mg cos थीटा। लेकिन F फोर्स का भी एक कंपोनेंट आएगा, किसका, F फोर्स का भी एक F फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। हमने कंपोनेंट्स निकाले, F फोर्स का कंपोनेंट नीचे की डायरेक्शन में निकाला F sin थीटा और ऊपर डायरेक्शन में निकाल दिया F cos थीटा। अब बस कुछ नहीं किया है, फोर्सेस को इक्वेट कर दिया है, फोर्सेस को इक्वेट कर दिया है। यहाँ पर जो फोर्सेस थे और ऊपर जो फोर्सेस थे उन दोनों फोर्सेस को ऊपर उठाया और इक्वेट कर दिया। इक्वेट करते ही मेरे पास दो इक्वेशन बनी, दोनों इक्वेशन में से पहली इक्वेशन में से दूसरे में वैल्यू पुट की, आंसर निकाला और मेरे पास F की वैल्यू आ गई mg ब्रैकेट के अंदर sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा अपॉन म्यू sin थीटा प्लस cos थीटा। ये मेरे पास पूरी पूरी वैल्यू आ जाती है।
बताइए बेटा सभी को ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस एवरीवन।